मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। यूनिट 1 हम लोग की चल रही थी एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है, यही है आपके सिलेबस में। सॉइल डैट इज़ द लार्जेस्ट कार्बन पूल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑन अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू स्टीरियो ऑर्गेनिक कार्बन। बच्चों मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि हम लोग जो हैं ज़्यादातर क्या है ऑर्गेनिक कार्बन से ही फॉर्म हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा किससे बन रहा है बच्चों? कार्बन से ही फॉर्म हो रहा है। विच इज़ क्रिटिकल फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में जाती है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की होने के चांसेस रह रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है। सॉइल स्ट्रांगली इंटरैक्ट विद एटमॉस्फेयर। सॉइल जो होती है वो एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट है। एंड प्लांट विच मेक सॉइल एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल कार्बन साइकिल। सॉइल जो है वो एटमॉस्फेयर से स्ट्रांगली इंटरैक्ट है बच्चों, और प्लांट्स भी इंटरैक्ट होते हैं, विच मेक सॉइल एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो क्या कर रही है, ग्लोबल कार्बन साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखा रही है। ठीक है। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लर्निंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। देखो बच्चों ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट में हमारे कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एनवायरनमेंट से जो वो कार्बन है वो कौन ले रहे हैं बच्चों? प्लांट्स ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उससे वो क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे हैं। उस कार्बोहाइड्रेट को एनिमल्स ले रहे हैं। ये प्लांट जब किल होते हैं या एनिमल्स जब किल होते हैं तो इनसे जो इनके जो वेस्ट होते हैं, इनसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एनवायरनमेंट में चली जाती है। इनको जब हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है। तो ये साइकिल एक रेगुलरली चलता जा रहा है कि एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने लिया, प्लांट से एनिमल ने लिया, प्लांट और एनिमल दोनों डाई हुए, जिससे कार्बन जो है अगेन कहाँ पहुँच गया? सॉइल में पहुँच गया। सॉइल से ये वापस किस में जा रहा है? एनवायरनमेंट में जा रहा है, क्योंकि डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है। या फिर यदि हम उसको बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में भी कार्बन जो है वापस एनवायरनमेंट में पहुँच जाता है। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लर्निंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में यदि हम देखें, इन हेल्प टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ SOC ऑन क्लाइमेट चेंज। मोरेओवर सॉइल कार्बन नाइट्रोजन रेशो की बात करते हैं बच्चों हम। कार्बन नाइट्रोजन रेशो इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ SOM एंड often adopted to assess the quality of SOM। SOM क्या है? सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी बात, ऑक्सीजन है और माइक्रोब्स हैं, उनकी बात कर रहा है बच्चों। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC है हमारा। ये क्या कर रहा है? सॉइल में टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, की जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। मोरेओवर सॉइल कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सॉइल में बच्चों। इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ SOM के डिकम्पोजिशन के लिए। ऑफन अडॉप्टेड टू एसेस द क्वालिटी ऑफ SOM दैट ऑन लो कार्बन नाइट्रोजन रेशो इज मोर इजीली टू बी डिकम्पोज। जिसमें क्या कह रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो कम होता है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। It's accepted that soil carbon nitrogen ratio can significantly influence rice yield by changing the utilizing efficiency of SOM। देखो बच्चों, राइस फील्ड की यील्ड की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो पे बहुत अच्छे से डिपेंड करता है कि किस अकॉर्डिंग वो उसको ले रहा है, किसको? SOM को ले रहा है। दस इट हैज़ बीन मोर कंसर्न्ड इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो जो है मून कंसर्न का है। देयरफॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुइंग फैक्टर्स ऑफ SOC एंड SON इज एसेंशियल इन प्रोवाइडिंग अ रेफरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल मैनेज स्ट्रेटजीज। The distribution of SOC and SON are influenced by many factors। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं बच्चों। जैसे सॉइल की pH होगी, सॉइल का टेक्सचर हो गया। ऑल्दो द सॉइल pH आर जनरली दो नॉट टू इन्फ्लुएंस द मिनरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ SOM।
द डीकम्पोजिशन एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ऑफ SOM आर क्वाइट सेंसिटिव टू सॉइल pH। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों की ये क्या कह रहा है कि जो डीकम्पोजिशन हो रहा है या नाइट्रिफिकेशन हो रहा है वो सॉइल की pH को अफेक्ट करेगा। Soil pH was reported to regulate a series of soil processes such as SOM, turnover, nutrient bioavailability, microbial activity, though with soil pH grade affect the decomposition of SOM. Soil texture refer टू द सॉइल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल का टेक्सचर बच्चों हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि सॉइल टेक्सचर को हम कैसे देख रहे हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स का साइज है क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्या है, जैसे क्ले, सिल्ट और सैंड का कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर है। एंड इज़ बिलीव टू बी एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉइल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जनरली क्ले एंड फाइन स्लिट पार्टिकल्स कैन प्रोटेक्ट SOM। क्ले और फाइन स्लिट का पार्टिकल जो होते हैं सॉयल ऑर्गेनिक माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं, एक तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, बीइंग डिकम्पोज बाय अ फिजिकल एंड केमिकल वे ड्यू टू देयर हाई सरफेस एक्टिविटी एंड लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ दीज फाइन पार्टिकल्स ऑन द एक्युमुलेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ SOM आर डिफरेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। फाइन पार्टिकल्स का एक्युमुलेशन और डिकम्पोजिशन जो है वो क्या कर रहा है इन डिफरेंट इकोसिस्टम में अलग अलग बता रहा है, मेकिंग इट नेसेसरी टू एक्सप्लोर द स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ क्ले ऑन SOM इन डिफरेंट रीजन। यानी सॉइल की जो प्रोफाइल है बच्चों वो भी अफेक्ट कर रही है। Lansing River Basin is an undeveloped region where the intensity of human interference is quite low। एक ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी है वो कम है, मेकिंग इट्स अ ग्रेट एरिया फॉर एक्सप्लोरिंग द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सॉइल प्रॉपर्टी। उस जगह पे हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाउएवर प्रीवियस स्टडी मेनली फोकस्ड ऑन डैम कंस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन इज अ लोकल एरिया विदाउट आइडेंटिफाइंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल की pH होगी, सॉइल का टेक्सचर हो गया। कंसिडर द लिटल रिसर्च ऑन सॉइल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग pH एंड टेक्सचर SOC एंड SON इज कैरिड आउट इन Lansing रिवर बेसिन। दिस स्टडी एम टू, क्या थी इनका मेन एम, लर्न अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक, कि वहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है SOC और SON का इन सॉइल प्रोफाइल ऑफ Lansing रिवर बेसिन में। लर्न अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल pH एंड सॉइल टेक्सचर इन दिस सॉइल प्रोफाइल एंड एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल pH एंड सॉइल टेक्सचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SOC एंड SON। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के हमें पता चल रहा है कि जो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन होती है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो भी क्रॉप की यील्ड को इन्फ्लुएंस करती है। उसके साथ साथ जो है ना सॉइल की जो प्रोफाइल होती है वो भी ये बताती है कि कितना ऑर्गेनिक इसके अंदर कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा और माइक्रोब्स से कैसे वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक कार्बन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों सॉइल pH। अभी हमने देखा है सॉइल की pH मेनली हमें ध्यान रखनी है, ये जब मास्टर वेरिएबल इन सॉइल डिपेंड करता है, यानी सॉइल की pH ही भी है जो कि क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करती है। ठीक है, सॉइल pH इज अ मास्टर वेरिएबल इन सॉइल बिकॉज इट कंट्रोल मैनी केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग विद इन द सॉइल। इट इज़ अ मेजर ऑफ द एसिडिक एंड एल्कलाइन ऑफ द सॉइल। हम उसमें क्या मेजर कर रहे हैं, एसिडिटी और एल्कलिनिटी दोनों मेजर करते हैं कि उसमें है ना pH कम है या ज़्यादा है। द स्टडी ऑफ सॉइल pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉइल pH रेगुलेट प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सॉइल की pH जो है प्लांट न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। अभी मैंने ऑर्गेनिक कार्बन में थोड़ा सा आपको बताया है बच्चों। ठीक है, by controlling the chemical form of different nutrient and also influence their chemical reaction. As a result, soil and crop productivity are linked to soil pH value. Soil और crop की जो productivity है वो किससे linked है, soil pH value से linked है। Though the soil pH generally range from 1 to 14, हमें पता है कि range pH की 1 to 14 होती है and the optimum range की बात करें तो बच्चों वो कितनी है 5.5 to 7.5 है। However, some crop have adapted
Some crop have adapted to thrives at soil pH value outside the optimum range. The United States Department of Agriculture National Resource Conservation Service group soil pH value as follows. उन्होंने बताए हैं अलग अलग soil pH की वैल्यूज बता रखी हैं. जैसे अल्ट्रा एसिडिक होती है तो वो मोर देन 3.5, एक्सट्रीमली एसिडिक होती है तो 3.5 से 4.4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है तो 4.5 से 5, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है तो 5.1 से 5.5, मॉडरेटली एसिडिक होती है तो 5.6 से 6, स्लाइटली एसिडिक होती है तो 6.1 से 6.5, न्यूट्रल होती है 6.6 से 7.3, स्लाइटली एल्कलाइन होती है तो 7.4 से 7.8, मॉडरेटली एल्कलाइन होती है तो 7.9 से 8.4, स्ट्रांगली एल्कलाइन होती है तो 8.5 से 9 एंड वेरी स्ट्रांगली एल्कलाइन होती है तो मोर देन 9 हो जाएगा बच्चों. तो ये आपकी क्या बता रखे हैं बच्चों, अलग अलग पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है. इन्होंने किसने किया था बच्चों? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस ग्रुप ने. ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग तरह के क्राइटेरिया जो उन्होंने बताए हैं. अब आता है सॉयल पीएच कैसे अफेक्ट कर रही है बच्चों. सॉयल पीएच इज अफेक्टेड बाय मिनरल कंपोजिशन ऑफ सॉयल, पेरेंट मटेरियल एंड द वेदरिंग रिएक्शन. दोनों को डिपेंड करती है बच्चों. अंडरगोज बाय द पेरेंटल मटेरियल. फॉर इंस्टांस द इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट सॉयल एसिडिफिकेशन अकर फॉर द लॉन्ग टाइम एज द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, लीचिंग बाय वाटर मूविंग लैटरली और डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल. बच्चों ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में यदि ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो सॉइल जो होती है उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि वहाँ पे वेदरिंग हो रही है, लीच्ड हो रहा है, पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, वाइल इन द ड्राई एनवायरनमेंट सॉइल वेदरिंग एंड लीचिंग आर लेस इंटेंस. सॉइल की वेदरिंग नहीं होती है, लीचिंग यानी रिस के पानी नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो उस समय जो होती है सॉइल या तो न्यूट्रल होती है या एल्कलाइन होती है. ठीक है, ये समझ में आ गया हमें. सॉइल एसिडिफिकेशन की बात करें बच्चों तो क्या होता है? सॉइल एसिडिफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज हाई रेनफॉल होगा तो सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाएगा बच्चों. क्रॉप ग्रोथ, द यूज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर कौन से यूज कर रहे हैं, एसिड रेन हो जाती है या ऑक्सीडेटिव वेदरिंग होती है तो सॉइल में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है. हाई रेनफॉल की बात करें बच्चों, सॉइल यूजुअली बिकम एसिडिक अंडर हाई रेनफॉल. दिस इज़ बिकॉज रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉर्म कार्बोनिक एसिड. एज अ रेन वाटर पजेस दो सॉयल पोर्स इट लीच बेसिक कैटाइन फ्रॉम सॉयल एज अ बायोकार्बोनेट विच इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन रिलेटिव टू अदर कैटाइन इन द सॉयल. रूट रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इंक्रीज द कार्बोनिक एसिड कंसनट्रेशन रिजल्टिंग टू लीचिंग. बात समझ में आई बच्चों? ये कह रहा है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड बना लेता है. जब वो नीचे आता है सॉइल में तो वो बाइकार्बोनेट बना लेता है वहाँ के कैटाइन से रिएक्ट होके. ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. फिर क्या होता है? ये जो होते हैं आयंस जो होते हैं वो नीचे की तरफ लीच्ड आउट होते हैं, यानी नीचे की तरफ चले जाते हैं लीचिंग के थ्रू. ठीक है, उसके अलावा ये बता रहा है कि कार्बनिक एसिड क्यों क्वांटिटी में बढ़ता है? क्योंकि रूट की रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन होने से ऑर्गेनिक मैटर के, तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वहाँ पे सॉइल में जो वाटर होता है वो उसके साथ मिलके क्या बना लेता है? H2CO3 फॉर्म कर लेता है. तो ये हो गया आपका हाई रेनफॉल के कारण एसिडिफिकेशन होता है सॉइल में. क्रॉप ग्रोथ की बात करूं बच्चों तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय क्रॉप रूट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में लिए जाते हैं बच्चों? आयंस की फॉर्म में लिए जाते हैं. जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में लिया जाता है, अमोनिया की फॉर्म में लिया जाता है, कैल्शियम आयन की फॉर्म में लिया जाता है या फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में लिया जाता है. क्रॉप रूट ऑफन टेकअप मोर कैटाइन देन एनाइन. ज़्यादातर क्रॉप की रूट जो होती है वो कैटाइन को लेती है, बट क्रॉप मस्ट मेंटेन अ न्यूट्रल चार्ज in their root for normal physiological processes to take up hydrogen ion. क्या कह रहा है कि बट फिर भी क्रॉप जो होती है वो न्यूट्रल चार्ज को मेंटेन करके रखती है. ठीक है, H+ आयन आर रिलीज बाय रूट क्रॉप के थ्रू H+ आयन को रिलीज किया जाता है टू कंपनसेट फॉर द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रिजल्टिंग टू एसिड सॉइल. क्या कह रहा है ये? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन कहाँ से आती है? वो रूट से आती है. तो ये कैसे आ रही है बच्चों? तो ये बता रहा है कि सॉइल में जो कैटाइन्स होते हैं ये उन कैटाइन्स को ले लेता है और उसके एवरेज में क्या दे रहा है? ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है. इस कारण क्या होता है कि सॉइल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण
एसिडिक सॉइल होती है बच्चों। यूज ऑफ फर्टिलाइज़र के यूज होने से अपने आप एसिडिफिकेशन इंक्रीज होता है बच्चों। सम फर्टिलाइजर सच एज अमोनिया फर्टिलाइजर अंडरगोज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टू फॉर्म नाइट्रेट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन आयन आर लीज्ड टू एसिड सॉइल। क्लियरली अगेन समझ में आ रहा है बच्चों कि अमोनियम फर्टिलाइज़र देते हैं हम, तो ये अमोनिया जब वो ले रहा है सॉइल, तो उसके एवज में अगेन हाइड्रोजन को कहाँ देगा, ये सॉइल में दे देता है। नेक्स्ट आते हैं एसिड रेन। एसिड रेन बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट ही एसिड रेन हो रही है जो सॉइल में क्या कर रही है, एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन बर्निंग फॉसिल्स। रिलीज ऑक्साइड्स रिएक्ट टू रेन वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म टेट्रा ऑक्सोसल्फेट। वो क्या बना रहे हैं, टेट्रा ऑक्सोसल्फेट फॉर्म कर रहे हैं एसिड, एंड ट्राई ऑक्सो नाइट्रेट एसिड फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव वेदरिंग का मतलब क्या है बेटा, सल्फाइड्स एंड अदर कंपाउंड कंटेन फेरस प्रोड्यूस एसिडिटी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, सल्फाइड्स और अदर कंपाउंड कंटेनिंग फेरस कंपाउंड वो एसिडिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं और उससे एसिडिटी बढ़ जाती है कहाँ पे, सॉइल में। तो ये तो हो गया बच्चों सॉइल एसिडिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सॉइल एल्कनिटी के बारे में। सॉइल एल्कनिटी इंक्रीज विद वेदरिंग ऑफ सिलिकेट। देखो बच्चों ऑक्सीडेटिव वेदरिंग हुई थी तब तो हमारा एसिडिफिकेशन इंक्रीज हुआ था। जब आपका वेदरिंग होगी सिलिकेट की, एल्यूमिनो सिलिकेट की, कार्बोनेट मिनरल कंपाउंड की, तब क्या होगा बच्चों, डेट कंटेन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। द 4 लिस्टेड मिनरल्स आर यूज्ड एडेड टू द सॉइल बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इरोडेड सेडिमेंट्स बाय वाटर और विंड। ठीक है, क्लियर हुआ। सॉइल एल्कलिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट और कार्बोनेट मिनरल्स की वेदरिंग के कारण। ठीक है, डेट कंटेन, और इनके पास कौन कौन से कंपाउंड है बच्चों, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन थे। उसके अलावा बता रहा है 4 लिस्टेड मिनरल्स आर यूजुअली एडेड, और कौन कौन से मिनरल्स ऐड हो रहे हैं सॉइल में, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ इरोडेड सेडिमेंट बाय वाटर और विंड। सॉइल एल्कलिटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व बाइकार्बोनेट। सॉइल की एल्कलिटी और कैसे बढ़ती है, जब सॉइल में बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, स्पेशली व्हेन इरिगेशन विद हाई बाइकार्बोनेट वाटर। यदि हम पानी ऐसा उनको दे रहे हैं जिसमें बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। इनसफिशिएंट वाटर फ्लोइंग टू लीज सॉल्युबल सॉल्ट कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ एल्कलाइन इन द सॉइल। यानी पानी जो है वो लीज्ड नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ गई, और सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे एल्कनिटी बढ़ रही है। दिस इज़ कॉमन इन एरिड एरिया। ये कहाँ पे कॉमन होता है बच्चों, एरिड एरिया में कॉमन होता है, और पुअर इंटरनल सॉइल वाटर ड्रेनेज सिचुएशन जहाँ पर होती है, यानी यहाँ पे ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो वहाँ पे वाटर बढ़ जाएगा, और वाटर बढ़ने से सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वेयर वाटर डेट कम इन इज आइदर ट्रांसक्राइब्ड बाय क्रॉप और इवोपरेट रादर देन फ्लोइंग थ्रू द सॉइल। जब तक कि वो जो पानी वहाँ पे भरा है वो ट्रांसक्राइब्ड ना हो जाए, या इवोपरेट ना हो जाए, या बह के कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, तब तक यदि सॉइल में पानी भरा हुआ है तो उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बोथ एसिड एंड एल्कलाइन सॉइल हैज इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एसिड और एल्कलाइन सॉइल जो है वो क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर इंस्टांस एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोन इन एसिड सॉइल में एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस। एग्रीकल्चर क्रॉप जो होती है वो कुछ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है। कब करती है बच्चों, जब एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, एज वेल एज कैल्शियम, मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। यानी एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी यदि, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो क्या होता है उसमें स्ट्रेस की कंडीशन आती है सॉइल में। ठीक है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ एसिड सॉइल। एसिड सॉइल होने का सबसे ज़्यादा रीजन क्या होता है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होती है। अक्रन व्हेन एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म। एल्यूमिनियम आयन इज द मोस्ट सॉल्युबल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम एट सॉइल pH लेस देन 5। एल्यूमिनियम इज नॉट अ प्लांट न्यूट्रिएंट बट एन आयनिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम दैट एंटर क्रॉप रूट पैसिवली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो होता है किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है, पर फिर भी वो क्या होता
होता है, रूट में एंटर कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। एल्यूमिनियम इनहिबिट रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और डेवलपमेंट को भी करता है बाय इंटरफेयरिंग अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अपटेक को भी ये इंटरफेयर कर रहा है बच्चों। उसके अलावा सेल डिवीजन को इंटरफेयर कर रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन को, एंजाइम एक्टिविटी को, यानी एल्यूमिनियम प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। हाउएवर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉइल आर करेक्टराइज्ड विद स्लो इनफिल्ट्रेशन। आपका एल्कलाइन सॉइल होने का रीजन क्या होता है? स्लो इनफिल्ट्रेशन होना, रिड्यूस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, पुअर सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी दैट मेक क्रॉप टू experience water stress. Generally, agriculture crop are varied in term of suitable for soil pH range. ठीक है, सम क्रॉप कैन बी intolerant of particular soil pH due to a particular mechanism. कुछ क्रॉप होती हैं जो कि सॉइल की pH को टॉलरेट कर लेती है। फॉर इंस्टांस सॉइल pH 5.5 इज नॉट सुटेबल। 5.5 pH जो होती है वो सुटेबल नहीं होती है बच्चों फॉर सोयाबीन प्लांट व्हेन मॉलिब्डेनम इज़ लो इन द सॉइल, जब मॉलिब्डेनम जो होती है कम होती है सॉइल में। बट द सेम pH 5.5 बिकम ऑप्टिमम फॉर सोयाबीन व्हेन मॉलिब्डेनम इज सफिशिएंट। यदि हमने मॉलिब्डेनम प्लांट को दे दिया है तो 5.5 pH भी है तो भी सोयाबीन जो है वो अच्छा ग्रो कर जाता है। मोस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप प्रिफर ऑप्टिमम अराउंड सॉइल pH 7। ज़्यादातर एग्रीकल्चर क्रॉप को कौन सी pH पे ग्रो करते हैं बच्चों? 7 पे। दिस सो डैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉइल टू न्यूट्रल सॉइल pH वैल्यू फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप। Amendment of soil acidity and alkalinity. The pH of acidic soil can be increased by using finely ground agricultural lime. अब ये क्या कह रहा है कि एसिडिक सॉइल को कैन बी इंक्रीज, हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या यूज करके बच्चों? फाइनली ग्राउंड एग्रीकल्चर लाइम यूज करके। द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लाइम नीडेड टू इंक्रीज pH ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के pH को बढ़ाने के लिए सिंपल मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया है बच्चों, लाइम स्टोन उसमें मिला देते हैं। द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लार्जली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। ठीक है, सॉइल विद हाई क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर विल हैव हाई बफरिंग कैपेसिटी। अपार्ट फ्रॉम लाइम स्टोन अदर अमेंडेंट, दूसरा क्या है अमेंडेंट बच्चों? सच एज हम उसमें क्या मिलाएंगे? वुड एस, इंडस्ट्रियल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक स्लग, ऑयस्टर सेल कैन बी यूज टू इंक्रीज pH ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल की pH को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। ऑन द अदर एंड द pH ऑफ एल्कलाइन सॉइल, pH को कम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? बाय यूजिंग एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर। उसमें हम एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर डालेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे। एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होते हैं बच्चों? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। वाइल एसिडिफाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? आरपिट और स्फेग्नम पिट मॉसेस। ठीक है बच्चों, यानी सैलिनिटी को कम करने के लिए उसमें एसिडिफाइंग ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं बच्चों। और वो कौन कौन से बताएं इसने? कौन कौन से? अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया। वाइल एसिडिफाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल आर पिट एंड स्फेग्नम पिट मॉस। एलिमेंटल सल्फर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड। एलिमेंटल सल्फर भी हम यूज करते हैं बच्चों एट एप्लीकेशन रेट ऑफ 300 to 500 kg पर हेक्टर टू रिड्यूस द pH ऑफ एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल की pH को कम करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं? एलिमेंटल सल्फर डाल रहे हैं। देयरफॉर फार्मर मस्ट बी एनकरेज टू रेगुलेट द सॉइल pH वैल्यू फॉर ऑप्टिमम क्रॉप परफॉर्मेंस। इस तरीके से फार्मर क्या करते हैं? pH को रेगुलेट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक बच्चों कौन सा हो गया? सॉइल pH का। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन्योर। क्या होते हैं बच्चों मैन्योर? सिंपल सा है हमारा, हमें पता भी है कि जो भी प्लांट के वेस्ट होते हैं या एनिमल के वेस्ट होते हैं उनको लो और उनको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दो और धीरे धीरे क्या होते हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है और उससे क्या बन जाता है? मैन्योर बन जाता है। मैन्योर आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उनको किसकी तरह यूज किया जाता है बच्चों? प्लांट न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज किया जाता है। दे रिलीज न्यूट्रिएंट आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन। ठीक है, अभी मैंने बोला कि एनिमल वेस्ट हो गए या प्लांट वेस्ट हो गए, उनको लो सबको लेके किसमें? एक गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे क्या हो जाते हैं? वो उनका सबका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं जो एज अ मैन्योर यूज कर रहे हैं।
The art of collecting and using waste from animal, human and vegetable source for improving crop productivity is an old as agriculture. Manure are the organic material. What is manure बच्चों अब ये बता रहा है, ये एक तरह के organic material होते हैं derived from the animal, human and plant residue which contain plant nutrients in complex organic form. इसके अंदर plant nutrients complex organic form में होते हैं. Naturally occurring and synthetic chemical containing plant nutrient are called fertilizer. Naturally हमें जो मिल रहे हैं और synthetic chemical containing plant nutrient को क्या बोलते हैं हम, fertilizers नाम देते हैं. दोनों को ही कहा जाता है. Manure with low nutrient content per unit quantity have longer residue effect besides improving soil physical property compared to fertilizer with high nutrient content. देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि मैन्योर की न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम होते हैं, बट ये क्या कर रहा है वहाँ पे, वो रेसिड्यू इफेक्ट को बढ़ा रहा है जिससे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, जबकि फर्टिलाइजर्स में डायरेक्टली हम हाई न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कंटेंट डाल रहे हैं. मेजर सोर्स ऑफ मैन्योर क्या है बच्चों, कैटल से सैट वेस्ट डंग, कैटल का जो डंग होता है, यूरिन होता है, स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, ह्यूमन हैबिटेशन वेस्ट, नाइट सॉइल, ह्यूमन यूरिन, टाउन रिफ्यूज सी वेस्ट, स्लग एंड सुलेज. ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, हम एज ए मैन्योर यूज कर रहे हैं इन्हें. पोल्ट्री जीटर, ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड गॉट, ठीक है, सीप एंड गॉट के जो ड्रॉप भी होते हैं या पोल्ट्री जीटर्स जो होते हैं उनको यूज कर रहे हैं हम. स्लॉटर्स हाउस वेस्ट बोन मील, मीट मील, ब्लड मील, हॉर्न एंड हूफ मील, ठीक है. ये सारे के सारे यानी स्लॉटर हाउस में ये सारे के सारे जो हैं एक तरह से वेस्ट होते हैं, इनसे हम मैन्योर बना सकते हैं. फिश वेस्ट हो गए बच्चों. बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल के अलग अलग बाई प्रोडक्ट जैसे ऑयल, केक, वैक्सीम एंड प्रेस मड, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग वेस्ट, ये सारे के सारे वेस्ट हो गए. क्रॉप वेस्ट में शुगर केन, ट्रेसेस, स्टूबल्स एंड अदर रिलेटेड मटेरियल. शुगर केन के जो ट्रेसेस होंगे, स्टूबल्स होते हैं, वहाँ पे वो कचरा जो होता है सारा वो हो गया. वाटर हाइसिंथ, वीड एंड टैंक सिल्ट हो गया. ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग मटेरियल. मैन्योर कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है बच्चों, पहले तो हमने मैन्योर किस किस से बनाया ये मैंने आप लोगों को बता दिया. अब ये बता रहे हैं कि मैन्योर को हम ग्रुप्ड करते हैं दो तरीके से, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा होता है बच्चों कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में. बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की बच्चों में बात करती हूँ तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी. बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी तो बच्चों कम होती है और इसको हम बट अप्लाई जो करते हैं हम लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं. फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर. अब आप पूछेंगे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में बच्चों क्या क्या आता है. फार्मयार्ड मैन्योर आता है, कंपोस्ट आता है, ग्रीन मैन्योर आता है. ठीक है, यूज ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हैड सेवरल एडवांटेज. क्या क्या इसके एडवांटेज हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बच्चों. दे सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मेनली ये बच्चों कौन से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं. दे इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी. सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं. मैंने आपको कहा था जिनमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें कम होंगे उसमें सॉइल की प्रॉपर्टी ज़्यादा, फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है. जैसे ये स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं. दे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट. अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज during decomposition act as a carbon dioxide fertilizer. Plant parasites, nematodes and fungi are controlled to some extent by altering the balance of microorganisms in the soil. Plants में जो parasites होते हैं, nematodes होते हैं, fungi होते हैं, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, बैलेंस कर रहे हैं सॉइल में जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनको. अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है फार्मयार्ड मैन्योर. अभी मैंने बोला बच्चों कि इनमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होती है बट मेनली इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फार्मयार्ड मैन्योर रेफर टू डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है बच्चों, डंग एंड यूरिन का, ऑफ फार्म एनिमल अलॉन्ग विद लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटीरियल फ्रॉम रफेज एंड फूड आर फेड टू द कैटल. ठीक है, कैटल का जो डंग हो गया, उनका जो यूरिन हो गया, उन्होंने जो खाना खाया है वो सारा उनका जो बचा हुआ मटीरियल वो सारा क्या किस में इंक्लूड होगा, फार्मयार्ड मैन्योर में इंक्लूड होता है. ऑन एन एवरेज वेल डिकम्पोज फार्मयार्ड मैन्योर कंटेन 0.5% नाइट्रोजन, 0.2%
phosphopentaoxide 0.5% K2. The present method of preparing farmyard manure by the farmer is defective. Urine which is wasted contain 1% nitrogen, 1.35% potassium. Nitrogen present in urine is mostly in form of urea. नाइट्रोजन जो यूरिन में होती है वो यूरिया की फॉर्म में होती है, बिकॉज हमें पता है कि हम क्या हैं, यूरियोटैलिक है बच्चों, which is subjected to volatilization losses. Even during storage, nutrients are lost due to leaching. भाई मैंने कहा इसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो होते हैं लीचिंग के थ्रू नीचे चले जाते हैं वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में, इस कारण से यहाँ पे न्यूट्रिएंट कम होते हैं. एंड वॉलेटाइलाइजेशन का मतलब हवा में उड़ जाते हैं. हाउएवर इट इज़ practically impossible to avoid losses altogether, but can be reduced by following improved method of preparation of farmyard manure. Trasses of size 6 to 7.5 meter length, 1.5 meter to 2 meter width and 1 meter deep are dung. हमें जो बनाने हैं ट्रेंचेज वो इस तरीके से बनाना है कि उसकी लेंथ जो है वो 6 to 7.5 मीटर होनी चाहिए, उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 2 मीटर विड्थ होनी चाहिए और 1 मीटर डीप होना चाहिए. ऑल अवेलेबल लीटर, जितने भी लीटर हमारे मिल रहे हैं, एंड रिफ्यूज इज़ मिक्सड विद सॉइल, उसे सॉइल के साथ हम मिक्स कर देंगे एंड स्प्रेड इन द सेट, इस सेट के अंदर स्प्रेड कर देंगे सो एज टू एब्जॉर्ब यूरिन. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग यूरिन सॉक्ड रिफ्यूज अलॉन्ग विद डंग. अगले दिन हम क्या करेंगे, यूरिन को किसके साथ मिला रहे हैं हम, डंग के साथ. इज कलेक्टेड एंड प्लेस्ड इन द ट्रेंचेज, उन्हें हम ट्रेंचेज में डाल देंगे. अ सेक्शन ऑफ ट्रेंच फ्रॉम वन एंड शुड बी टेकन अप फॉर फिलिंग विद डेली कलेक्शन. When the section is filled up to the height of 45 cm to 60 cm above the ground level, the top of the heap is made into a dome and plastered with cow dung earth slurry. The process is continued when the first trench is completely filled and second trench is prepared. समझ गए बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा कि लिटर लिया और रिफ्यूज लिए, उन सबको उस ट्रेंच के अंदर डाल दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग हमने काउ डंग को यूरिन के साथ सॉक किया, फिर उसको उसके अंदर डाल दिया. ऐसे हम हर रोज़ कर रहे हैं. ठीक है. जब तक कि वो पूरा का पूरा फिल नहीं हो जाता है. जब वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ द हीप इज मेड, उसका जो पूरा हीप ऊपर की तरफ का जो हीप बनाते हैं, डोम शेप्ड का बनाते हैं. प्लास्टर्ड उसको किससे करते हैं, काउडंग स्लरी से. काउडंग को पानी से मिला के उसी से प्लास्टर करके पूरा ढक देते हैं बच्चों से. ये प्रोसेस हम करते जाते हैं नेक्स्ट ट्रेंच के साथ भी. द मैन्योर बिकम रेडी फॉर यूज इन अबाउट, मैन्योर आपका कब तक बनता है बच्चों, इस पूरे के पूरे कंप्लीट ट्रेंच में अबाउट 4 to 5 months आफ्टर प्लास्टरिंग. इफ़ यूरिन इज़ नॉट कलेक्टेड इन द बेडिंग के समय यदि हमने यूरिन नहीं लिया, इट कैन बी कलेक्टिंग अलॉन्ग विद वॉशिंग ऑफ द कैटल सैड इज अ सीमेंटेड पिथ फ्रॉम विच इट इज़ लेटर एडेड टू द फार्मयार्ड मैन्योर पिट. हमने यदि स्टार्टिंग में नहीं लिया तो उसे बाद में हम एड ऑन कर सकते हैं. केमिकल प्रिजर्वेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस लॉसेस. केमिकल प्रिजर्वेशन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए. एंड इनरिच्ड फार्मयार्ड मैन्योर. द कॉमनली यूज्ड केमिकल, कौन से केमिकल बच्चों इसमें यूज किए जाते हैं, जिप्सम और सुपर फॉस्फेट. जिप्सम इज स्प्रेड इन द कैटल सैड विद एब्जॉर्ब यूरिन. जिप्सम यदि हम कैटल सैड में स्प्रेड कर देंगे तो वो यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रिवेंट वॉलेटिलाइजेशन लॉसेस ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन द यूरिन एंड ऑल्सो एड कैल्शियम एंड सल्फर. सुपर फॉस्फेट ऑल्सो एक्ट सिमिलरली इन रिड्यूस लॉसेस एंड ऑल्सो इंक्रीज phosphorus content. Partially rotten farmyard manure had to be applied 3 to 4 week. Partially rotten farmyard manure को हम अप्लाई करते हैं 3 से 4 वीक में. Before sowing, while well rotten manure can be applied immediately before sowing. ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है, पार्सली रूटन फार्मयार्ड मैन्योर को जब हमने क्रॉप की सोइंग करी है उसके 3 से 4 वीक के अंदर में उसे अप्लाई किया जाता है. जनरली 10 to 20 टन पर हेक्टर इसको अप्लाई किया जाता है, बट मोर देन 20 टन पर हेक्टर इज अप्लाइड टू फूडर ग्रासेज एंड वेजिटेबल. ठीक है. इन सच केसेस फार्मयार्ड मैन्योर शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 15 days इन एडवांस टू अवॉइड इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. हमें फार्मयार्ड मैन्योर को 15 days तक अप्लाई करना है इन एडवांस, ताकि उसमें नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन ना हो, वो नाइट्रोजन वहाँ से उड़ के ना जाए कहीं पे. द एग्जिस्टेंस प्रैक्टिस ऑफ लिविंग मैन्योर इन स्मॉल हीप
scattered in the field for a very long period lead to losses of nutrients, lead to losses of nutrients। क्या कह रहा है ये कि हमने ये जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस की है कि मैन्योर को उसमें छोड़ दिया है, फैला के छोड़ दिया है लॉन्ग टाइम तक, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होता है। दीज लॉसेस कैन बी रिड्यूस, लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वेरी लॉन्ग पीरियड। यदि हमने छोड़ दिया, जब हमने उस मैन्योर को काफ़ी लंबे समय तक उसमें छोड़ दिया है तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, द लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रेडिंग द मैन्योर एंड इनकॉर्पोरेटिंग बाय प्लगिंग इमीडिएटली। हमें क्या करना है, जैसे ही हमने मैन्योर को उसमें डाला है, स्प्रेड किया है, उसके बाद हमें प्लगिंग करनी होती है इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन। वेजिटेबल क्रॉप लाइक पोटैटो, टमेटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, अनियन रिस्पॉन्ड वेल टू द फार्मर मैन्योर। मेनली फार्मर मैन्योर में कौन कौन से वेजिटेबल क्रॉप जैसे पोटैटो, टमेटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश एंड अनियन वो रिस्पॉन्स करती हैं किसमें, फार्मर मैन्योर में। द अदर रिस्पॉन्सिव क्रॉप आर शुगर केन, और कौन सी करेंगी फार्मर मैन्योर में, शुगर केन होगी, राइस होगी, नेपियर ग्रास होगी, ऑर्चार्ड क्रॉप होगी, ऑरेंज होगी, बनाना, मैंगो एंड प्लांटेशन क्रॉप लाइक कोकोनट। ये सारे के सारे फार्मर मैन्योर में अच्छे से वर्क करते हैं बच्चों। द एंटायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फार्मर मैन्योर इज़ नॉट अवेलेबल, इमीडिएटली नहीं मिलता है बच्चों। अबाउट 30% ऑफ नाइट्रोजन, 60 to 70% ऑफ फॉस्फोरस एंड 70% ऑफ पोटेशियम आर अवेलेबल टू द फर्स्ट क्रॉप। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका सीप एंड गॉट मैन्योर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।